नेक्स्ट इज कॉमन एमिटर कॉन्फ़िगरेशन। जैसे हमने लास्ट लेक्चर में किया था कॉमन बेस कॉन्फ़िगरेशन, सो अब हमारे पास आ जाता है कॉमन एमिटर कॉन्फ़िगरेशन। कॉमन एमिटर कॉन्फ़िगरेशन मतलब ऐसी कॉन्फ़िगरेशन है जिसमें ना हम जो एमिटर टर्मिनल होगा उसको हम इनपुट और आउटपुट दोनों में यूज़ कर रहे होंगे। इसमें हम एमिटर को इनपुट और आउटपुट दोनों में यूज़ करेंगे। तो अगर आप ये डायग्राम देखें, दिस इज हमारे पास ट्रांजिस्टर है, एमिटर, बेस एंड कलेक्टर। तो अगर आप देखें, एमिटर को हमने इनपुट टर्मिनल में भी यूज़ किया हुआ है, ये इनपुट में भी यूज़ हो रहा है एमिटर टर्मिनल, और आउटपुट में भी इसको हम यूज़ कर रहे हैं। So the type of configuration in which emitter is used in both input and output terminals is called common emitter configuration। इसको हम common emitter configuration कहेंगे। और यहाँ पे आप देखें, एक तो हमारे पास इनपुट सर्किट आ रहा है इस साइड पे, लेफ्ट साइड पे, बेस और emitter, जिसमें बेस इज कनेक्ट विद पॉजिटिव एंड एमिटर इज कनेक्ट विद नेगेटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी, जिसको हम क्या कहते हैं, एमिटर बेस जंक्शन बन रहा है एंड इट शुड बी फॉरवर्ड बाइस। और एक हमारे पास कलेक्टर है और एमिटर को हमने कनेक्ट किया हुआ है एंड हमें पता है कि ये जो जंक्शन है ये हमारे पास रिवर्स बाइस होना चाहिए। तो यहाँ पे ना अब हमारे पास दो डिप्लीशन रीजन्स बन रहे हैं। एक, अगर आपको मैं दोबारा से इसको रेस करके बनाऊं, एक हमारे पास बनेगा एमिटर और बेस के क्रॉस, एमिटर और बेस के क्रॉस बनेगा, क्योंकि हमारे पास जो एमिटर है वो एन टाइप है, तो उसकी तरफ किसकी लेयर आ जाएगी, पॉजिटिव की। ठीक है, यहाँ पे हमारे पास इलेक्ट्रॉन्स आ रहे हैं और ऊपर हमारे पास क्या होगा, ये बेस आ रही है, और नेक्स्ट हमारे पास फिर एक डिप्लीशन रीजन आ रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे डिप्लीशन रीजन एमिटर और बेस के दरमियान में होगा, क्योंकि देखें जैसे ही आप एमिटर और बेस को ज्वाइन करेंगे ना, तो इलेक्ट्रॉन फ्रॉम एन साइड जंप करके कहाँ पे चले जाएंगे, पी वाली साइड पे। तो आप ऐसे याद रख लें, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स आ गए हैं। और सेम बेस और कलेक्टर के क्रॉस भी डिप्लीशन रीजन होगा। सो वी हैव टू रीजन। यहाँ पे देखें मैंने लिखा हुआ है डिप्लीशन रीजन इज बिटवीन एमिटर एंड बेस, और सेकंड डिप्लीशन रीजन इज बिटवीन बेस एंड कलेक्टर। दो डिप्लीशन रीजन बन गए। अब इसकी अगर आप सर्किट डायग्राम देखें तो उसमें हमने ये ट्रांजिस्टर बना लिया, एमिटर, बेस, कलेक्टर, एरो आउटवर्ड है तो उसका मतलब ये एनपीएन ट्रांजिस्टर है। दिस इज एनपीएन ट्रांजिस्टर बिकॉज द एरो इज आउटवर्ड। अब ये वाला हमारे पास इनपुट सर्किट है, इनपुट टर्मिनल्स आ रहे हैं। अब इनपुट में हमने बेस को बैटरी के साथ लगाया हुआ है और एमिटर को बैटरी के साथ लगाया हुआ है, और एक हमारे पास जो इनपुट वोल्टेज है वो है VBB, बेस को जो मिल रही है, और इसके साथ हमने एक रेजिस्टर लगाया हुआ है RB, इसके करंट को कंट्रोल करने के लिए। अब बच्चे जो सारा करंट होता है ना यहाँ पे VBB, वो होल अमाउंट ऑफ करंट जो है वो एमिटर और बेस के क्रॉस नहीं जा रहा होता, कुछ करंट इस रेजिस्टर के क्रॉस क्या हो रहा होता है, ड्रॉप हो रहा होता है। तो यहाँ पे एक और हमने वोल्ट मीटर लगाया हुआ है, जो एमिटर, ये वाला वोल्ट मीटर जो एमिटर और बेस के क्रॉस, एमिटर और बेस के क्रॉस जो वोल्टेज ड्रॉप होगी या पोटेंशियल होगी उसको मेजर कर रहा होगा। तो आपने याद रखना है कि ये जो VBB है ये वाली, ये सारा का सारा पोटेंशियल बेस और एमिटर को नहीं मिल रहा होता, कुछ पोटेंशियल इस रेजिस्टर के क्रॉस क्या हो जाता है, ड्रॉप हो जाता है। तो इसलिए जो वोल्ट मीटर है वो हमें मेजर करके देगा द पोटेंशियल बिटवीन बेस एंड द एमिटर, और यहाँ पे एम मीटर लगाया हुआ है जो हमें करंट बताएगा कि बेस करंट कितना है। सेम अगर आप आउटपुट सर्किट में आ जाएं तो वहां पर भी हमने ये VCC कलेक्टर के क्रॉस पोटेंशियल लगाया हुआ है, क्योंकि एमिटर तो कॉमन है बोथ इनपुट एंड
आउटपुट सर्किट में। अब एक ये वोल्ट मीटर यहाँ पे भी हमने उसी तरह ही लगाया हुआ है, जो हमें बताएगा कि कलेक्टर और एमिटर के अक्रॉस पोटेंशियल कितना है। और यहाँ पे हमने एक एम मीटर लगाया हुआ है जो हमें बताएगा कि कलेक्टर के अक्रॉस करंट कितना जा रहा है। तो सेम चीज़ें इनपुट में भी वही है और आउटपुट में भी वही, हमने एक एम मीटर और एक वोल्ट मीटर लगाया हुआ है, इनपुट में भी और आउटपुट में भी, जो हमें मेजर करके दे रही है कि करंट और वोल्टेज बेस और एमिटर और कलेक्टर और एमिटर के अक्रॉस क्या है। तो ये हमारे पास इसकी ये प्रॉपर डायग्राम बनती है। अब इसकी जो डेफिनेशन होगी यहाँ पे पॉइंट पहला क्या है, इट इज अ टाइप ऑफ कॉन्फ़िगरेशन इन विच emitter terminal is common to both input and output। कि जो emitter terminal है वो इनपुट और आउटपुट सर्किट में दोनों में यूज हो रहा हो, तो इस तरह की कॉन्फ़िगरेशन को हम कॉमन emitter कॉन्फ़िगरेशन कहते हैं, in which emitter is common in both input and output circuit। Next point is in common, CE stands for common emitter configuration, the base emitter junction should be forward bias। बेस और emitter के क्रॉस जंक्शन जो है वो फॉरवर्ड बाइस होना चाहिए। एंड कलेक्टर बेस जंक्शन शुड बी रिवर्स बाइस, और कलेक्टर बेस जंक्शन क्या होना चाहिए, रिवर्स बाइस होना चाहिए। अगर आप पहली डायग्राम देखें, इसमें इमिटर बेस जंक्शन, ये वाली लाइन आ रही है, ठीक है, ये हमने फॉरवर्ड बाइस बनाना है, ठीक है। और इसको फॉरवर्ड बाइस कैसे बनाएंगे कि बेस शुड बी कनेक्ट विद पॉजिटिव एंड इमिटर इज कनेक्ट विद नेगेटिव, और जो दूसरा जंक्शन है बेस और कलेक्टर के दरमियान में, इट शुड बी रिवर्स बाइस। और रिवर्स कैसे होगा, जब हम कलेक्टर को, जो एन टाइप का है, ठीक है, कलेक्टर को हम किसके साथ कनेक्ट कर दें, पॉजिटिव टर्मिनल के साथ, तो वो रिवर्स बाइस हो जाएगा। और यही नॉर्मल बाइसिंग होती है कि बेस इमिटर जंक्शन शुड बी फॉरवर्ड एंड कलेक्टर बेस जंक्शन शुड बी रिवर्स बाइस। नेक्स्ट आ जाता है इनपुट कैरेक्टरिस्टिक्स। कि अब हमने देखना है कि इनपुट में जो करंट है उसमें वेरिएशन कैसे आती है, बेस करंट जो होगा वो उसमें हमने देखना है। द वेरिएशन का मतलब चेंज आना इन द बेस करंट, कि बेस करंट में क्या चेंज आएगा, इन द बेस करंट आई बी, कि बेस करंट में क्या चेंज आएगा विथ चेंज इन द बेस टू इमिटर वोल्टेज। मतलब अगर हम बेस और इमिटर के क्रॉस जो वोल्टेज लगाई हुई है उसको चेंज करें बच्चे, तो उसके चेंज करने की वजह से, मतलब VBE को चेंज करने से IB में क्या चेंज आएगा, एट कांस्टेंट कलेक्टर टू इमिटर वोल्टेज, जबकि हम VCE को क्या रखेंगे, कांस्टेंट रखेंगे। मतलब आउटपुट सर्किट को हमने कांस्टेंट कर दिया, उसमें कोई भी चेंज नहीं लानी, और VBE को चेंज करके हम चेक करेंगे कि बेस करंट में क्या चेंज आएगा। तो बच्चे इसका ग्राफ ऐसा बनेगा कि ये हमारे पास VBE जंक्शन, हमें पता है बेस टू इमिटर जंक्शन फॉरवर्ड बाइस होना चाहिए और बेस कलेक्टर जंक्शन क्या होना चाहिए, रिवर्स बाइस होना चाहिए। तो हमने वाई एक्सिस के अलोंग बेस करंट रख लिया जो कि माइक्रो एम्पेयर में है, और VBE बेस और इमिटर के क्रॉस जो वोल्टेज है, मतलब इनपुट वोल्टेज जो थी, उसको हम क्या करेंगे, अब बढ़ाएंगे, चेंज करेंगे, तो उससे देखते हैं कि बेस करंट में क्या अफेक्ट आएगा। और हमने जो कलेक्टर और इमिटर के क्रॉस वोल्टेज है उनकी वैल्यूज को कांस्टेंट रखना है। जैसे शुरू में हम कलेक्टर और इमिटर के क्रॉस जो वोल्टेज है उसको 0 रखते हैं, ठीक है, मतलब कोई भी हमारे पास वोल्टेज में वोल्टेज को भी हमने क्या रखा हुआ है, 0। तो जैसे ही देखें शुरू में आप वोल्टेज को इंक्रीज कर रहे हैं, बेस टू इमिटर वोल्टेज को, लेकिन करंट इंक्रीज नहीं करेगा। लेकिन जैसे ही आप, फॉर एग्जांपल अगर आपने सिलिकॉन का है ये, तो जैसे ही आपकी वैल्यू नी वोल्टेज मतलब 0.7 वोल्ट से ज़्यादा होगी या इक्वल होगी ना, तो एकदम करंट क्या कर जाएगा, इंक्रीज होने लग जाएगा। इसका मतलब है कि, और इस शुरू में अभी हमने जो कलेक्टर और इमिटर के क्रॉस वोल्टेज है उसको भी हमने 0 रखा हुआ। अब नेक्स्ट
जैसे ही आप कलेक्टर और एमिटर के वोल्टेज को 10 वोल्ट कर देते हैं, अब आप देखेंगे बेस करंट क्या हो जाएगा, पहले से कम हो जाएगा। ठीक है, इंक्रीज तो हुआ है लेकिन उतना नहीं हुआ कि जितना पहले 0 वोल्ट पे हो रहा था। उसकी वजह ये है कि क्योंकि अगर आप VCE ज़्यादा कर देते हैं ना, तो फिर इसका मतलब है वो सारे इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ क्या कर लेगा, अट्रैक्ट कर लेगा। अगर हम ऊपर वाली डायग्राम में चले जाएं, यहाँ पे इसको हम ऐसे करते हैं, ये देखें एमिटर से बचे चार्जेस आ रहे होते हैं, ये चार्जेस मूव करके जा रहे होंगे कहाँ पे, बेस की तरफ, और बेस से कुछ जाते हैं इस तरफ बेस करंट की फॉर्म में, और मैक्सिमम कहाँ पे चले जाएंगे, कलेक्टर की तरफ चले जाएंगे। ठीक है, यहाँ पे अगर हम इसको डार्क करते हैं कि कुछ करंट जो है, चाहे चार्जेस जो हैं वो बेस करंट की फॉर्म में इधर को जाएंगे कंबाइन होके, और सबसे पहले कहाँ से आ रहे थे, एमिटर से। एमिटर से कुछ चार्जेस तो बेस में आके रिकम्बाइन हुए और बेस करंट की फॉर्म में, और मैक्सिमम कहाँ पे जाएंगे, कलेक्टर की तरफ चले जाते हैं, क्योंकि हमें पता है कि VCC इज लार्जर देन VBB, जिसकी वजह से मैक्सिमम चार्जेस कलेक्टर की तरफ चले जाते हैं। लेकिन अगर कलेक्टर की वोल्टेज को हम कम करें तो फिर तो सारे चार्जेस कहाँ पे जा रहे होंगे, बेस की तरफ जा रहे होंगे। तो वही इसमें बताया हुआ है ग्राफ में कि शुरू में अगर आप बचे बेस जो एमिटर और कलेक्टर के क्रॉस वोल्टेज है उसको कम रखते हैं ना, अगर यहाँ पे अगर हम छोटा सा एक ट्रांजिस्टर बना लें, ये हमारे पास क्या है, एमिटर, बेस और कलेक्टर है। अगर हम शुरू में चार्जेस को कलेक्टर की वोल्टेज को ऑफ रखते हैं ना, तो मैक्सिमम चार्जेस कहाँ पे जाएंगे, एमिटर से बेस, और बेस से कहाँ पे, बेस करंट की फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएंगे। लेकिन अगर इसका मतलब है शुरू में वोल्टेज क्या है, 0 वोल्ट है, तो कोई चार्ज कलेक्टर की तरफ नहीं जा रहे बल्कि एमिटर से बेस करंट की फॉर्म में कन्वर्ट हो गए। लेकिन अगर आप जैसे ही कलेक्टर और एमिटर की वोल्टेज को इंक्रीज करते हैं तो फिर मैक्सिमम चार्जेस कहाँ पे जाने लग जाएंगे, कलेक्टर की तरफ जाने लग जाएंगे। मैक्सिमम चार्जेस विल स्टार्ट टू मूव टूवर्ड्स कलेक्टर, जिसकी वजह से बेस करंट फिर पहले से क्या होने लग जाएगा, कम होने लग जाएगा। तो देखें जैसे ही हमने एमिटर और कलेक्टर के क्रॉस वोल्टेज को बढ़ाया, 0 वोल्ट से कितना कर दिया, 10 वोल्ट कर दिया, और फिर 10 से 20 वोल्ट कर रहे हैं, तो उससे हम देख रहे हैं कि कलेक्टर और एमिटर को बढ़ाने से हमारे पास करंट, बेस करंट क्या होता जा रहा है, कम होता जा रहा है। उसकी यही रीजन है कि आप बेस की तरफ चार्जेस कम जाएंगे, मैक्सिमम चार्जेस अट्रैक्ट होंगे टूवर्ड्स कलेक्टर। तो इस इनपुट कैरेक्टरिस्टिक से हमें क्या पता चल रहा है कि इफ emitter collector voltage is kept constant and by increasing the VBE base emitter voltage, then उससे हमें ये कंक्लूड हुआ कि जो बेस करंट है वो भी इंक्रीज होगा। कब, अगर आप कलेक्टर और एमिटर की वोल्टेज को 0 रखते हैं, कम रखते हैं। लेकिन अब जैसे ही कलेक्टर और एमिटर की वोल्टेज को इंक्रीज करते जाएंगे, बेस करंट पहले से क्या होता जाएगा, कम होता जाएगा। नेक्स्ट इज आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक्स। अब आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक्स में हमने चेक करना है कि द वेरिएशन, वेरिएशन का मतलब चेंज आएगा किसमें, कलेक्टर करंट में। कब, जब हम कलेक्टर और एमिटर मतलब आउटपुट वोल्टेज को चेंज करेंगे। और अब इसमें हमने एट कांस्टेंट बेस करंट को अब हमने क्या रखना है, कांस्टेंट रखना है। अब हमने बेस करंट को क्या रखना है बच्चे, कांस्टेंट। तो अब हमने आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक्स में हमने क्या देखना है कि वेरिएशन, चेंज आएगा किस में, कलेक्टर करंट में। और कलेक्टर करंट में कब चेंज आएगा, विद द चेंज इन आउटपुट वोल्टेज VCE एट कांस्टेंट IB। बेस करंट को हमने इस केस में क्या रखना है, कांस्टेंट रखना है। अब यहां पे भी हम y एक्सिस बचे बना लिया और x एक्सिस। x एक्सिस पे हमने रखा है कलेक्टर और एमिटर के क्रॉस जो वोल्टेज है, जबकि y एक्सिस के अलोंग हमने कलेक्टर करंट को रखा हुआ है। एंड इन दिस केस द कलेक्टर करंट इज इन मिली एम्पेयर, मिली एम्पेयर में होगा करंट। अब शुरू में हमने बेस करंट क्या रखना है बच्चे, कम रखना है।
बेस करंट अभी हमने क्या रखा हुआ है, 0। बेस करंट 0 होने का मतलब कि आपने इनपुट वोल्टेज ही नहीं अप्लाई की हुई। जैसे यहां पे अगर आप आ जाए, अगर हम कहते हैं कि इनपुट बेस करंट इज 0, तो इसका मतलब है हमने इनपुट वोल्टेज अप्लाई ही नहीं की। मतलब इस वोल्टेज को मैं कह देता हूं कि हमने स्विच ऑफ कर दिया है, ये अप्लाई ही नहीं की, यहां से हमने रिमूव कर दी है। तो जाहिर बात है फिर जब ये वोल्टेज आप अप्लाई नहीं करेंगे ना, तो फिर एमिटर से चार्जेस बेस की तरफ नहीं जाएंगे। जब एमिटर से चार्जेस बेस की तरफ नहीं जाएंगे, तो फिर कलेक्टर की तरफ भी चार्जेस मूव नहीं करेंगे। तो आप देखें, जैसे ही हमने यहाँ पे इनिशियली द बेस करंट इज 0, व्हेन द बेस करंट इज 0 मीन द बैटरी इज स्विच्ड ऑफ, आपने उसको स्विच ऑफ किया हुआ है या उसको आपने उसकी वैल्यू को बहुत ही कम रखा हुआ है, तो फिर बच्चे क्या होगा, तो उस टाइम जो कलेक्टर करंट है वो भी ऑलमोस्ट क्या होगा, 0 होगा। ये तो मैंने आपको समझाने के लिए थोड़ा सा ऊंचा करके बनाया हुआ है, लेकिन यहाँ पे इफ द बेस करंट इज 0 देन कलेक्टर करंट विल ऑल्सो 0। ठीक है, और देखें हम VCE की वोल्टेज को तो ज्यादा कर रहे हैं, लेकिन कलेक्टर करंट ज्यादा नहीं हो रहा, और इस रीजन को हम कहते हैं कट ऑफ रीजन। ये जो रीजन होगा, ये जो डॉटेड रीजन है, दिस रीजन इज कॉल्ड कट ऑफ रीजन। इस रीजन को हमने कट ऑफ रीजन कहना है। तो इस रीजन में देखें बच्चे, हम बेस करंट को 0 रखा हुआ है, मीन जो हमारे पास VBE है उसको हमने क्या किया हुआ है, ऑफ स्टेट पर है, मतलब उसको रिमूव किया हुआ है या उसकी वैल्यू को बहुत ही कम रखा हुआ है, जिसकी वजह से ना चार्जेस एमिटर से बेस और बेस की तरफ नहीं जाएंगे। जब एमिटर से चार्जेस बेस की तरफ नहीं जा रहे, तो वो फिर कलेक्टर उसको रिसीव भी नहीं कर पाएगा, तो फिर कलेक्टर करंट भी ऑलमोस्ट क्या होगा, 0 होगा। एंड सच रीजन इज कॉल्ड कट ऑफ रीजन। नेक्स्ट इज, अगर हम बेस करंट को 10 माइक्रो एम्पेयर करते हैं, इफ द बेस करंट इज 10 माइक्रो एम्पेयर, मतलब अब हमने बैटरी को कनेक्ट कर दिया है। जैसे ही बैटरी को कनेक्ट करेंगे, तो अब एमिटर से चार्जेस मूव करके कहां पे जाएंगे, बेस की तरफ, और बेस से देन कलेक्टर की तरफ जाने लगेंगे। चार्जेस एमिटर से बेस और बेस से कहां पे जाएंगे, कलेक्टर की तरफ। तो फिर देखेंगे आप, जैसे ही वोल्टेज 0.7 से ज़्यादा होगी ना, जैसे ही वोल्टेज 0.7 से ज़्यादा होगी, तो करंट आपके पास उस टाइम तक इंक्रीज होगा और फिर बाद में कांस्टेंट हो जाएगा। तो यहाँ पे ऑलमोस्ट क्या हो जाएगा, हमारे पास करंट कांस्टेंट आ जाएगा। इसको आप रिवर्स भी कह सकते हैं कि अगर आपने शुरू में वोल्टेज रखी हुई है VCE 7 वोल्ट, और जैसे जैसे आप वोल्टेज को कम करते जा रहे हैं, और जैसे ही वोल्टेज 0.7 से कम होगी ना, तो फिर आपके पास कलेक्टर करंट भी ऑलमोस्ट क्या हो जाएगा, डिक्रीज कर जाएगा। नेक्स्ट आ जाए, अगर आप बेस करंट को और ज़्यादा करते हैं, मतलब बेस करंट आपने क्या कर दिया, 20 माइक्रो एम्पेयर कर दिया, तो उसका मतलब है अब ज़्यादा चार्जेस एमिटर से बेस की तरफ जा रहे हैं, तो फिर कलेक्टर करंट भी इंक्रीज हो जाएगा। तो देखें, जैसे जैसे व्हेन वी आर इंक्रीजिंग द बेस करंट, देन कलेक्टर करंट विल आल्सो इंक्रीज अप टू सर्टेन लिमिट एंड देन बिकम कांस्टेंट। ठीक है, कि अगर हम बेस करंट को इंक्रीज करते जा रहे हैं, देन कलेक्टर करंट भी इंक्रीज होता जा रहा है अप टू सर्टेन लिमिट, फिर उसके बाद वो कलेक्टर करंट भी क्या हो जाता है, कांस्टेंट हो जाता है। क्योंकि जितने चार्जेस अब आ रहे थे एक सर्टेन करंट पे, मतलब अगर आप बेस करंट की वैल्यू एक सर्टेन रखते हैं ना, तो हो सकता है कि अगर 50 चार्जेस आ रहे हैं, तो फिर वो 50 ही एक दफ़ा फिर फ्लो करते रहेंगे, तो फिर करंट एक सर्टेन लिमिट के बाद इंक्रीज होना बंद हो जाता है, तो कांस्टेंट हो जाएगा। तो अगर आप ग्राफ को देखें, तो यहाँ पे हम जैसे जैसे बेस करंट को इंक्रीज करते जा रहे हैं, बेस करंट को इंक्रीज करते जा रहे हैं, कलेक्टर करंट भी इंक्रीज होता जाता है, और फिर एक सर्टेन लिमिट के बाद आके कांस्टेंट हो जाएगा। और इस रीजन को हम क्या कहते हैं, एक्टिव रीजन कहते हैं। ये जो पूरा पोर्शन बन रहा है, इस रीजन को हम क्या कहते हैं, एक्टिव रीजन। और ये वाला जो रीजन आ रहा है, ये हमारे पास क्या होता है, सैचुरेशन रीजन। ये हमारे पास सैचुरेशन रीजन है, इसको भी हम आगे फर्दर डिस्कस करते हैं। सो आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक्स में हमने क्या देखा कि अगर हम बेस करंट को इंक्रीज करेंगे,
और फिर एक सर्टन वैल्यू रख के इंक्रीज करने का मतलब ये नहीं कि आप चेंज करते रहेंगे, एक सर्टन वैल्यू पे उसको एडजस्ट कर देंगे। जैसे 0 है तो फिर 0 ही रहेगी, अगर 10 एम्पेयर है तो फिर वो थ्रू आउट 10 एम्पेयर ही रहेगी। मतलब अगर हम जैसे जैसे बेस करंट को बढ़ाते जा रहे हैं, उनकी वैल्यू को चेंज करते जा रहे हैं, तो आप देखेंगे कि कलेक्टर करंट भी इंक्रीज होता जाएगा। अब एक्टिव रीजन पे आ जाते हैं। पहला रीजन क्या है? एक्टिव रीजन, व्हेन बेस इमिटर जंक्शन इज फॉरवर्ड बाइस, मतलब आपने उसको बैटरी के साथ कनेक्ट कर दिया, बेस और इमिटर को, मतलब इनपुट वोल्टेज को, एंड कलेक्टर बेस जंक्शन इज रिवर्स बाइस, और दूसरा जंक्शन रिवर्स बाइस है, इट इज कॉल्ड एक्टिव रीजन। तो उस टाइम उस रीजन को हम क्या कहते हैं? एक्टिव रीजन कहते हैं। इन दिस रीजन बाय इंक्रीजिंग द बेस करंट, अगर आप बेस करंट इंक्रीज करोगे, इन दिस रीजन बाय इंक्रीजिंग द बेस करंट, the collector current will also increase up to certain value and then become constant. So first region in output characteristic is active region, और active region में हमने बेस को, बेस मीटर जंक्शन को भी फॉरवर्ड बाइस करना है, और कलेक्टर बेस जंक्शन को हमने रिवर्स बाइस करना है। मतलब जो नॉर्मल बाइसिंग होती है ना ट्रांजिस्टर की, उसको हम क्या कहते हैं कि उस टाइम वो ट्रांजिस्टर जो रीजन में ऑन होता है, दैट रीजन इज कॉल्ड एक्टिव रीजन। और उस रीजन में व्हेन वी आर इंक्रीजिंग द बेस करंट, द कलेक्टर करंट विल आल्सो इंक्रीज। नेक्स्ट इज कट ऑफ रीजन। कट ऑफ रीजन में बचे हमने बेस करंट को ऑफ रखा हुआ था। व्हेन बोथ इमिटर बेस जंक्शन, इमिटर बेस जंक्शन जो होता है वो इनपुट वाला, एंड बेस कलेक्टर जंक्शन आर रिवर्स बाइस। देखिए बेस कलेक्टर तो वैसे ही क्या होता है, रिवर्स होता है, और इमिटर बेस जंक्शन को रिवर्स करने का मतलब यहां पर ये है, या तो उसको रिवर्स बाइस कर दें, एक पॉसिबिलिटी तो ये है, उसको भी रिवर्स बाइस कर दें, या उसको हम क्या कर दें, ऑफ कर दें, या उसकी वैल्यू को हम लेस देन, उसकी वैल्यू को हम क्या कर दें, लेस देन 0.7 कर दें। 0.7 है सिलिकॉन के लिए, अगर उसकी वैल्यू 0.7 से क्या हो जाए, कम हो जाए, मतलब इनपुट वाले इनपुट बैटरी को VBE को और VBC तो वैसे ही रिवर्स बाइस होती है, अगर दोनों को हम रिवर्स बाइस कर दें तो उस टाइम जो ट्रांजिस्टर है उसको हम क्या कहते हैं कि वो कट ऑफ रीजन में है। इन दिस रीजन कंसीडर दैट द VBE इज रिमूव्ड, उसको आपने क्या कर दिया है, ऑफ कर दिया है। सो वेरी स्मॉल अमाउंट ऑफ करंट फ्लो ड्यू टू माइनॉरिटी चार्ज कैरियर, तो बिल्कुल थोड़ा सा माइनर सा करंट फ्लो करेगा, जैसे मैंने यहाँ पे शो किया हुआ है, ये थोड़ा सा करंट फ्लो करता है ड्यू टू द माइनॉरिटी चार्ज कैरियर, क्योंकि हमने तो दोनों को रिवर्स कर दिया। तो फिर जो डिप्लीशन रीजन होगा ना इमिटर और बेस के दरमियान में, और बेस और कलेक्टर के दरमियान में, तो उसकी विड्थ क्या होती जाएगी, इंक्रीज होती जाएगी, जो मेजोरिटी चार्ज कैरियर्स को मूव करने नहीं देगी, लेकिन माइनॉरिटी चार्ज कैरियर्स को फिर चांस मिल जाएगा उसमें से पेनिट्रेट करने का। तो वेरी स्मॉल अमाउंट ऑफ करंट फ्लो इन कट ऑफ रीजन विच इज ड्यू टू दी माइनॉरिटी चार्ज कैरियर्स। सो कट ऑफ रीजन में आपने इनपुट वोल्टेज को रिमूव कर देना है। नेक्स्ट इज सैचुरेशन रीजन। सैचुरेशन रीजन क्या था? व्हेन बोथ इमिटर बेस जंक्शन एंड कलेक्टर बेस जंक्शन इज फॉरवर्ड बाइस, देन इट इज कॉल्ड सैचुरेशन रीजन। देखें इमिटर बेस जंक्शन तो हमें पता है कि वो फॉरवर्ड बाइस ही होता है, इमिटर बेस जंक्शन को हमने क्या किया, फॉरवर्ड बाइस ही रखा होता है, ठीक है, इट इज फॉरवर्ड बाइस, because P is connected with positive and N is connected with negative terminal of the battery, so it is forward bias। और अगर हम इस VCC की वोल्टेज को बचे कम कर दें, 0.7 से कम कर दें, तो ये भी एक किस्म का क्या हो जाएगा, फॉरवर्ड बाइस ही बिहेव करेगा। मगर मतलब आप इसकी वोल्टेज को 0.7 से क्या कर देते हैं, कम कर देते हैं, इतनी कम कर दी आपने वोल्टेज। जैसे अगर आप इस ग्राफ में देखें, अगर इसकी वैल्यू, जैसे देखें हम यहाँ से स्टार्ट करते हैं, शुरू में वोल्टेज VCE कितनी है, 7 6 5 4 3 2 1, और जैसे ही 0.7 से कम होती है ना, तो वो भी आपके पास फॉरवर्ड बाइस हो जाएगा, और मतलब
कलेक्टर एमिटर जंक्शन भी फॉरवर्ड बाइस हो जाएगा, और आपके पास बेस कलेक्टर जंक्शन तो वैसे ही, बेस एमिटर जंक्शन तो वैसे ही फॉरवर्ड बाइस होता है। तो दोनों जंक्शन अगर फॉरवर्ड बाइस हो जाए तो उस टाइम हम कहेंगे कि ट्रांजिस्टर किस रीजन में है, सैचुरेशन रीजन में है। तो saturation region is when both emitter base junction and collector base junction is forward bias, then it is called saturation region। तो आपने ऐसे याद रखना है कि बेस इमिटर जंक्शन तो वैसे ही फॉरवर्ड बाइस होता है, अगर आपने कलेक्टर के क्रॉस जो वोल्टेज अप्लाई की हुई है उसकी वैल्यू को बहुत ही कम कर दिया, मतलब 0.7 से भी कम कर दिया, तो फिर ना कलेक्टर और बेस के दरमियान जो जंक्शन है वो एक किस्म से फॉरवर्ड बाइस हो जाएगा। क्योंकि देखें, अगर आपने इस तरह से अगर हम ट्रांजिस्टर को बना दें इधर, तो ये ऊपर वाला हमारे पास क्या है, कलेक्टर, बीच में क्या है, बेस, और नीचे क्या होता है, इमिटर। अगर बचे कलेक्टर को हमने लगाना है, रिवर्स बाइस करना है ना, तो कलेक्टर इज कनेक्ट विद पॉजिटिव एंड बेस विच इज ऑफ पी टाइप एंड इट इज कनेक्ट विद नेगेटिव। अगर इसकी वैल्यू बचे 0.7 से क्या हो जाए, कम हो जाए, तो इसका मतलब है ये भी ऑटोमेटिकली क्या हो गया है, फॉरवर्ड बाइस ही हो गया। ये भी अब चार्जेस को नीचे की तरफ ही पुश कर रहा होगा, ठीक है। मतलब ये देखें, ये पॉजिटिव है ना, और इसकी वैल्यू अब हमने बहुत कम कर दी है, तो फिर ज़्यादा से ज़्यादा चार्जेस नीचे की तरफ ही आ रहे होंगे, ठीक है। और इधर से चार्जेस कहाँ पे जा रहे हैं, ऊपर की तरफ, तो वो एक दूसरे के इफेक्ट को क्या करेंगे, कैंसिल आउट करेंगे। Then when both emitter base junction and collector base junction is forward biased, then it is called saturation region। Next is alpha factor। alpha factor क्या होता है, the ratio of collector current मतलब IC and emitter current IE। IC और IE की रेशियो को हम क्या कहते हैं, अल्फा फैक्टर कहते हैं। और यहाँ पे हमारे पास अल्फा इज इक्वल्स टू IC डिवाइडेड बाय IE स्टैटिक। स्टैटिक में ये होगा, लेकिन अगर उसमें कोई चेंज आ रहा है तो फिर हम कहेंगे डायनामिक। डायनामिक का मतलब डेल्टा IC ओवर डेल्टा IE आ जाएगा। मतलब अगर आप कलेक्टर करंट भी चेंज हो रहा है किसकी वजह से, और इमिटर करंट में भी चेंज आ रहा है, तो फिर अल्फा फैक्टर को हम कहेंगे डायनामिक अल्फा फैक्टर। नहीं तो अगर वो उसमें कोई चेंज नहीं आ रहा, फिक्स्ड वैल्यूज हैं, तो उसको हम क्या कहेंगे, कांस्टेंट, ठीक है। वेयर IE इज ऑलमोस्ट इक्वल्स टू IC, क्योंकि देखें मैक्सिमम हम कहते हैं कि करंट कहाँ पे जाएगा, इमिटर से कलेक्टर की तरफ ही जाता है। ये हमारे पास अगर ट्रांजिस्टर है, बीच में ये बेस है, तो बेस बहुत ही थिन है, तो मैक्सिमम चार्जेस अगर इमिटर से 50 आपने चार्जेस भेजे हैं तो 49 कलेक्टर की तरफ ही जाएंगे, 1 जो है वो बेस करंट की फॉर्म में जाएंगे। तो इसीलिए 50 IE हम कहते हैं कि 50 इलेक्ट्रॉन्स है इमिटर में, और जो इंजेक्ट हो रहे हैं टूवर्ड्स कलेक्टर, तो 49 कहाँ पे जाएंगे, कलेक्टर की तरफ ही जाएंगे, क्योंकि उसकी वोल्टेज हमने ज़्यादा रखी होती है, सो दे अट्रैक्ट मोर चार्जेस टूवर्ड्स कलेक्टर। सो IE इज ऑलमोस्ट इक्वल्स टू IC। तो हम कह सकते हैं कि अल्फा फैक्टर जो होता है वो ऑलमोस्ट इक्वल्स टू 1 होता है। द वैल्यू ऑफ अल्फा फैक्टर इज बिटवीन 0.95 टू 0.99, मतलब 95 टू 0.99 इसकी वैल्यू होती है। नेक्स्ट इज बीटा फैक्टर, द रेशियो ऑफ IC टू IB, मतलब कलेक्टर करंट और बेस करंट की जो आपके पास रेशियो होती है, द रेशियो ऑफ कलेक्टर करंट टू द बेस करंट। ये देखिए, कलेक्टर करंट और बेस करंट की जो रेशियो है, इसको हम क्या कहते हैं, बीटा फैक्टर कहते हैं। इट इज द करंट एम्पलीफिकेशन फैक्टर इन कॉमन इमिटर कॉन्फ़िगरेशन। कि वजह बेस करंट कितना आ रहा है और कलेक्टर करंट कितना है, उसको डिवाइड करें तो जो आपको रेशियो मिलेगी उसको हम बीटा फैक्टर कहते हैं। जबकि कलेक्टर में क्या था कि कलेक्टर करंट कितना है और इमिटर करंट की रेशियो है। सो इन अल्फा वी टेक द रेशियो ऑफ कलेक्टर करंट टू द इमिटर करंट, वेयर एज इन बीटा वी टेक द रेशियो ऑफ कलेक्टर करंट टू द बेस करंट। इट इज द करंट एम्पलीफिकेशन फैक्टर, ठीक है, इसको करंट एम्पलीफिकेशन फैक्टर भी कहते हैं। नेक्स्ट इज रिलेशन बिटवीन अल्फा एंड बीटा फैक्टर। सो
वी नो दैट बीटा किसके इक्वल है बच्चे, आई सी, रेशियो ऑफ कलेक्टर करंट टू द बेस करंट, इसको हम इक्वेशन 1 कह देते हैं। और हमें पता है जो इमिटर करंट होता है वो किसके इक्वल होता है, आई बी प्लस आई सी के। तो यहां से अगर हम आई बी को अलहदा कर दें, सो इट बिकम आई ई माइनस आई सी, पुट इन इक्वेशन 1। ये आई बी की वैल्यू को हमने यहाँ पे पुट कर देना है। तो देखें अब हमारे पास क्या रिलेशन बनेगा, बीटा इज इक्वल्स टू आई सी, और नीचे आ जाएगा बेस करंट की जगह पे आई ई माइनस आई सी। अब हमने इसको थोड़ा सॉल्व करने के लिए डिवाइड द न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाय आई ई। आई ई से हम क्या कर देंगे, डिवाइड कर देंगे, न्यूमरेटर को भी आई ई से और डिनोमिनेटर्स को भी आई ई से आपने डिवाइड कर देना है। तो देखें ये आई ई तो इस आई ई से कैंसिल हो गया। और अब हमने डिवाइड क्यों किया, क्योंकि हमें पता है आई सी ओवर आई ई, द रेशियो ऑफ कलेक्टर करंट टू द बेस करंट इज कॉल्ड अल्फा। डिनोमिनेटर में भी देखें आई सी ओवर आई ई आ रहा है विच इज ऑल्सो अल्फा, एंड दिस विल बिकम 1। सो बीटा इक्वल्स टू अल्फा 1 माइनस अल्फा, 1 माइनस अल्फा के इक्वल होता है। ये शॉर्ट क्वेश्चन में आ जाता है। नेक्स्ट इज अल्फा इज इक्वल्स टू, अब आपने फॉर्मूला जरा देखना है। एक हमने पढ़ा अल्फा फैक्टर आई सी ओवर आई ई, रेशियो ऑफ कलेक्टर करंट टू द बेस करंट, बीटा रेशियो ऑफ कलेक्टर करंट टू द बेस करंट। ठीक है, अल्फा इज द रेशियो ऑफ कलेक्टर करंट टू द इमिटर करंट, बीटा is the ratio of collector current to the base current, which is also called amplification factor. And the relation between beta and alpha is beta equals to alpha divided by 1 minus alpha. And emitter current जो होता है वो sum of base current and collector current होता है। तो आज हमने ये 3 न्यू फॉर्मूलाज पढ़े।